Welcome to our channel. In this video, we will be discussing Indian Express newspaper और आज हमारा डेट है 9 जनवरी 2024। तो हेडलाइंस वगैरह देखें तो बिल्किस बानो केस जो था उसमें जो कन्विक्ट वगैरह थे उनके जो रिलीज़ है उसको स्क्रैप कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके बाद फ्रंट पेज पे हम कुछ काम का न्यूज़ नहीं है, हम लोग चलते हैं एडिटोरियल पेज पे और एडिटोरियल पेज पे देखें तो ये उसी जजमेंट के बारे में है और उस जजमेंट के बारे में सब कुछ इसमें बताया गया है, बट यही सेम चीज़ जो है वो हमको एक्सप्लेन्ड पेज पे दिया गया है। और एक्सप्लेन्ड पेज पे जो हमारा एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन है, तो हम लोग उसी को देखेंगे। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, बट एग्ज़ाम के लिए हमको लगता है कि वो ज़्यादा इजी है और अच्छा है। इसमें थोड़ा अपना ये ओपिनियन डाल दी हैं, तो इससे ज़्यादा अच्छा हमको वो लगा, उसी को हम लोग देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को बहुत समझना ज़रूरी है। अभी जो रिसेंटली आप लोग सुने होइएगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए थे और लक्षद्वीप से वहाँ से फ़ोटो ट्वीट करे, कुछ लोग सजेस्ट करे कि ये मालदीव का ऑल्टरनेटिव बन सकता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते गया सोशल मीडिया पे। और उसके बाद जो है वहाँ के जो मिनिस्टर थे मालदीव के वो उस पर कुछ कमेंट करे और उसमें प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट कुछ रिवर्स कमेंट करे, जिसको लेके बहुत ज़्यादा हंगामा वगैरह हुआ और फिर बहुत सारा कमेंट और क्रॉस कमेंट किया गया। तो इस आर्टिकल का मेन मोटो ये है कि हम लोग हाइपर नेशनलिज्म के दोनों जगह जो लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उसके कारण से जो डिप्लोमेसी वगैरह जो है वो बहुत कूल माइंड से किया जाता है, तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से उस सारे चीज़ को हैंडल करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया के कारण और सोशल मीडिया पे जो कमेंट है उसके कारण से रिलेशन जो है बिगड़ने का खतरा रहता है। वैसे मालदीवियन गवर्नमेंट जो है वो तीनों मिनिस्टर को सस्पेंड कर दी है और अपने आप को एक तरह से डिस्टेंस कर ली है कि जो भी कमेंट डेरोगेटरी कमेंट दिया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी के अगेंस्ट, वो मिनिस्टर का पर्सनल ओपिनियन था। ये हमारे मालदीव को ज़्यादा हम लोग निगेटिवली पेंट नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मालदीव में सारे लोग जो है हमारे अगेंस्ट नहीं हैं। वहाँ पे जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नसीद या इब्राहिम सोलिह, तो ये लोग जो थे इनका इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन था और वो अभी भी वो लोग वहाँ हैं। वो लोग इस चीज़ को स्ट्रांगली कंडेम भी करे थे। और मालदीव का जो गवर्नमेंट इलेक्शन वगैरह जो होता है उसका अलग एक टेम्पो होता है, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है वो अलग तरीके से गवर्न किया जाता है। तो ये चीज़ है। वैसे जो एंटी इंडिया कैंपेन के कारण जो है गवर्नमेंट चूँकि सेलेक्ट होके आई, तो वो उसी मोड में थे और इस कारण से वो लोग भी बहुत गलती करे हैं, पर हम लोग उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा बड़े हैं, तो हम लोग उस चीज़ को ज़्यादा गंभीरता से या ज़्यादा सीरियसली लेंगे और उसको डेलिकेटली हैंडल करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग एकदम स्वीप कर देंगे अगर पूरे मालदीव को, तो उसमें जो लोग हमारे लिए अच्छा सोचते हैं या जो हमसे बहुत जिनका रिलेशन अच्छा है वो लोग भी उसमें आ जाएंगे। और यही चीज़ इस आर्टिकल में बस सजेस्ट किया गया है कि हम लोग को थोड़ा सा पेशेंटली इंगेज करना होगा मालदीव को, और हमारे वहाँ पे जो भी दोस्त हैं उनको सपोर्ट को जुटा के और उनसे ही काउंटर करना है, ना कि हम लोग आउटराइटली पूरे मालदीव को निगेटिवली पेंट करें। ठीक है। शेख हसीना फिर से जीत गई हैं और यही इस चीज़ में इस आर्टिकल में बताया गया है। वैसे अपने भारत के लिए तो अच्छा है, शेख हसीना का रेजिम में इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है और रहता भी है, तो ये हमारे लिए अच्छा ही न्यूज़ है। कुछ कंसर्न लोगों का ये है कि जैसे इलेक्शन जो इस बार हुआ है उसमें मात्र 40% वोटर टर्नआउट था, क्योंकि जो मेन अपोजिशन पार्टी है वो बाइकआउट कर दिया था और बहुत सारे लोग जो है वो वोट देने को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे
और इस कारण से वोटर टर्नआउट बहुत कम आया है। तो ये एक जेन्युइन कंसर्न है, इसको एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा हमारे लिए जो है वो अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमारे काम का नहीं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही नहीं। गोल्डन ग्लोब के बारे में कहा गया है कि गोल्डन ग्लोब में पहले जो थे वो बहुत ज़्यादा उसका रेटिंग हुआ करता था, अब रेटिंग नहीं है, तो ये हमारे काम का नहीं है। आप इसको बिना किसी डर के, बिना कुछ मिस किए इसको स्किप कर सकते हैं। ये अगेन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम का नहीं है। ये 12th फेल का एक तरह से रिव्यू है और आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप ब्रीफली जानना चाहिए तो ये बस इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि हमारा सोशल प्रेशर इस तरह का होता है कि हमको एक पर्टिकुलर तरीके से रहना पड़ता है। ऑल्दो हम एक्चुअल में उससे अलग हों, लेकिन हमको प्रिटेंड करना पड़ता है कि हम उस सोशल सर्कल के पार्ट हैं, और ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है जिससे लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, पर उनको ऑप्शन नहीं होता है कि वो अपने ट्रू सेल्फ, नेचुरल ट्रू सेल्फ में रह सके। और इसी के बारे में ये बताया है और मूवी को उसी से रिलेट करा है। इस आर्टिकल में हमारे एग्ज़ाम के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें बस ये कहा गया है कि सेरिल का जो प्रोडक्शन है वो 300 मिलियन टन, और अगेन ये सेरिल का जो इनका डिफिनीसन है वो थोड़ा सा पैची है। इसमें ये व्हीट और राइस को ही काउंट करे हैं, जबकि जो कोर्स ग्रेन वगैरह है वो उसका नहीं इसमें करा गया है। तो 300 मिलियन टन जो है सेरिल का प्रोडक्शन है, और कंजम्पशन जो है वो 200 से मिलियन टन से भी कम है। तो आखिर ऐसा क्यों है? और जबकि पीडीएस के थ्रू जो है सेरिल का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वाइडली हो रहा है, और इसी के बारे में ये डिस्कस करें हैं। हमारे काम जो असली फॉर्डर है वो हमारे इसमें बहुत कम है। डिप्लोमेसी इन डिजिटल पब्लिक स्क्वायर, ये आर्टिकल ऑलरेडी हम लोग जो मालदीव का जो एपिसोड था उसी पे ये आर्टिकल बेस्ड है, और इनका कहना है सोशल मीडिया के कारण जो है लोगों का ओपिनियन जब पब्लिक डोमेन में होता है तो डिप्लोमेसी वगैरह जो है या पब्लिक रिलेशन जो है, इंटरनेशनल रिलेशन मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों का ओपिनियन जो है वो जब किसी कंट्री का क्लियर ओपनली बाहर होता है तो डोमेस्टिक रिलेशन और इंटरनेशनल रिलेशन को एक साथ मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है वो काम और कूल माइंड से होता है, और सोशल मीडिया में तो लोग उस मोमेंट में जो फील करते हैं वो अपना लिख देते हैं, उसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन क्या होगा इसकी वो परवाह नहीं करते हैं। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है। ठीक है, ये भी एक जेपीएस ओबराय थे, वो उनका डेथ हो गया है। वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे और उन्हीं के बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है। तो एक तरह से ऑबिच्यूरी टाइप का है और हम लोग इसको स्किप कर सकते हैं। इंटरनेशनल पेज में अगर हम देखें तो ये कुछ ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। हमारा जो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पेज है एक्सप्लेन्ड पेज है, और हम लोग इसमें देखते हैं रिमिशन क्वेस्ट। हम फर्स्ट पेज फ्रंट पेज पे भी इसके बारे में आर्टिकल था और एडिटोरियल पे भी था और यहाँ भी है। हम बोले थे कि एडिटोरियल पेज से ज़्यादा अच्छा आर्टिकल ये है, और नो डाउट है ये। तो आप अगर एक आर्टिकल चूज करना चाहिए तो इसको पढ़ लीजिए। इसमें ज़्यादा डिटेल से और अनबायस्ड तरीके से एकदम अच्छे से लिखा गया है, और इस चीज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर हम एक एक पॉइंट को ही पिक करें तो सबसे पहले क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है मंडे को एक डिसीजन सुनाई है, जिसमें अगस्त 2022 में जो 11 कन्विक्ट थे बिल्किस बानो केस में, जो कि गुजरात राइट्स के 2002 के टाइम में जो गैंगरेप हुआ था बिल्किस बानो का, उनके उसमें जो कन्विक्ट थे 11 कन्विक्ट थे जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था, वो 15 साल से ज़्यादा अपना जेल टर्म काट चुके हैं, और इस कारण से वो लोग अपना रिमिशन के लिए अप्लाई किए थे और गुजरात गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर दी। तो इसमें हर एक चीज़ को डिस्कस करा गया है कि इसमें इसका लीगल एंगल क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या ओपिनियन है, और इसमें क्या प्रोग्रेस किस तरह से कैसे कैसे हुआ है। तो हम चलिए देख लेते हैं।
इसमें पहला पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट किस ग्राउंड पे इसको स्ट्राइक डाउन करा है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक दिया गया है कि जो ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया, चूँकि जजमेंट जो है वो महाराष्ट्र में सुनाया गया था, तो जो रिमिशन वगैरह का जो प्ली होगा वो महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है इस पे। तो इस पे गुजरात गवर्नमेंट का में अधिकार नहीं है, और इस कारण से ये जजमेंट जो है गुजरात गवर्नमेंट का जो डिसीजन था रिमिशन का, वो साउंड नहीं है, और इस कारण से उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। और जो 11 कन्विक्ट थे उनको 2 वीक के अंदर वापस जेल आने को कहा गया है, और उसके बाद कहा गया है कि आप रिमिशन के लिए फिर से कर सकते हैं महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में 90 जो एक्ट वगैरह है, वो रिमिशन का जो एक्ट है वो रिवाइज होते गया है, 3 बार रिवाइज हुआ है इनफैक्ट, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और अभी का जो सिचुएशन है उसमें क्या होता है वो देख लेते हैं। तो ये इसमें टाइमलाइन दिया गया है, हम टाइमलाइन पे इसमें नहीं जाएंगे, टाइमलाइन आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन पॉइंट हम उसको एक बार कोट कर देते हैं। तो 2004 में जब ये पहले केस जो था वो गुजरात में ही उसका हियरिंग हो रहा था, लेकिन कुछ लोग एप्रीहेंशन जताए कि गुजरात में इसका फ्री एंड फेयर का ट्रायल नहीं हो सकता है, तो उसको केस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। चूँकि ये CBI का कोर्ट था, तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया मुंबई में, और मुंबई में जो है इसका हियरिंग सुना गया स्पेशल कोर्ट के द्वारा। और मुंबई में 2008 में 11 कन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया था। और यहाँ पे सेक्शन 432 CRPC 1973 में कहा गया है कि कोई एप्लीकेशन, रिमिशन का एप्लीकेशन उसी जुरिस्डिक्शन में फाइल किया जाएगा जिस जुरिस्डिक्शन जहां से उस जजमेंट को पास किया गया था। चूँकि ये जजमेंट मुंबई में सुनाया गया था 2008 में, तो इसमें जो रिमिशन होगा वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही उसको डिसाइड कर सकती है। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो रिमिशन पॉलिसी जो है गुजरात स्टेट का है, वो चूँकि महाराष्ट्र में डिसीजन लिया जाएगा, तो रिमिशन पॉलिसी जो महाराष्ट्र का जो होगा उसको फॉलो किया जाएगा, ना कि गुजरात का रिमिशन पॉलिसी फॉलो किया जाएगा। गुजरात में रिमिशन पॉलिसी में ये था कि कोई अगर किसी केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट अगर उनको सेंटेंस सुनाया गया, और अगर वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हैं और अगर उनका बिहेवियर वगैरह अच्छा है और अगर वो 14 साल कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो इस चीज़ को वो रिमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन गुजरात में भी इस रिमिशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया। 2014 में कहा गया हीनियस क्राइम के कारण, जब भी किसी हीनियस क्राइम, जघन्य अपराध के लिए अगर किसी को अगर सज़ा सुनाया गया है, तो उनका जो रिमिशन का प्ली है वो 14 साल के बाद भी नहीं सुना जाएगा। वैसे इसको आप अगर उससे रिलेट कर सकते हैं, निर्भया केस जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, और उसके बाद से जो भी रेप एंड मर्डर या रेप वगैरह का जो उसमें भी जो बहुत ज़्यादा जो सीरियस क्राइम था, मतलब सीरियस नेचर का जो रेप था, उन सारे को हीनियस क्राइम कैटेगरी में रखा गया, और उन सारे के लिए 2014 का जो अमेंडमेंट है वो अप्लीकेबल होगा, और इसका मतलब रिमिशन जो है वो गुजरात में भी परमिसिबल नहीं है। ये चीज़ इसमें कहा गया है। कोर्ट ये भी कहा कि जो रिमिशन के लिए जो फ़ी वगैरह, कोर्ट फ़ी वगैरह होता है, वो भी एप्लीकेंट द्वारा पे नहीं किया गया है। तो ये सब रिमिशन का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुँचा। तो 2022 में एक जो कन्विक्ट थे उसमें उनका नाम था राधेश्याम शाह। वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करे कि गुजरात गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया जाए उनके प्रीमैच्योर रिलीज़ के लिए। वो 1992 के पॉलिसी को कोट करे थे, और जब सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करे तो सुप्रीम कोर्ट जो है मई 2022 में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस विक्रम सेठ जो है गुजरात गवर्नमेंट को शाह के जो एप्लीकेशन था प्रीमैच्योर रिलीज का, उसको 2 मंथ के अंदर उसको सुनने के लिए कहा गया कि आप इसका हियरिंग कीजिए, इसको एसेस कीजिए कि इनको प्रीमैच्योर रिलीज़ किया जा सकता है कि नहीं।
गवर्नमेंट पैनल जो है उनके रिलीज़ के लिए रेकमेंड करा और उसके बाद जो है 15 अगस्त 2022 में ये लोग इनको रिलीज़ कर दिया गया। इसके बाद उनको मिठाई वगैरह खिलाया गया था, वो अलग चीज़ है। बिल्किस बानो जो है इसके बाद इसके अगेंस्ट जो है सितंबर में कोर्ट में केस फाइल करी और साथ में कुछ और पिटिशनर जो है वो पीआईएल के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में फाइल करे केस इनके इस रिलीज के अगेंस्ट में। कोर्ट जो है बोला कि जो रिलीज का जो ऑर्डर है वो उसको नलीफाई कर दिया गया क्योंकि वो डिसीजन जो था वो कंसील्ड फैक्ट, जैसे कि 1992 का जो पॉलिसी था उसको 2014 में जो चेंज कर दिया गया था निर्भया केस के बाद, उसको ये मेंशन नहीं करा। तो ये एक तरह से एक फैक्ट को छुपाया गया। तो इस कारण से वो ऑर्डर जो है वो इरोनियस है। साथ ही शाह जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी 2019 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी अप्रोच करा था जब गुजरात हाई कोर्ट जो है इनके प्ली को सुनने से इनकार कर दी, क्योंकि वो उनके द्वारा बताया गया कि महाराष्ट्र में इनका ट्रायल जो है हुआ है, इस कारण से गुजरात जो है हाई कोर्ट है इस पर कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारा चीज़ इसकी जो है वो कोर्ट से छुपाया गया था। गवर्नमेंट जो है उसमें एक पार्टी थी, तो गवर्नमेंट को जो जजमेंट सुनाया गया रिव्यू पेटिशन के लिए, जब उनको एप्लीकेशन आया था तो 1992 का जो पॉलिसी जो कैंसिल हो गया था उसके बारे में जानते हुए भी गवर्नमेंट जो है इसमें अपना इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं करी। तो ये एक लैप्स गवर्नमेंट के पार्ट से हुआ। साथ में ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उसको असली अथॉरिटी है, तो गुजरात गवर्नमेंट को इसमें पावर ही नहीं है इसको रिव्यू पिटीशन को सुनने का। इसमें अब अगला पॉइंट पूछा जा रहा है कि अब क्या होगा, कन्विक्ट जो है उस क्या रिमिशन के लिए फिर से एप्लीकेशन दे सकता है? तो इसका आंसर है हाँ है। और कहाँ दे सकता है और इसका क्या रोल है? तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो एक नज़रिया होता है, देखिए जस्टिस का मतलब ये नहीं होता, रिवेंज मतलब नहीं होता है। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म वगैरह को हमेशा अप्रिसिएट किया जाता है। और जहाँ पे अगर कुछ ऐसा क्राइम हो जो कि किसी के बहकावे में आके या पैशनेट क्राइम होता है वो, या किसी ऐसे कारण से जिसमें ये कहा जाए कि वो पर्सन नॉर्मल सिचुएशन में नहीं था और इस कारण से उससे ये क्राइम गलती से हो गया और वो अब अपने आप में सुधार उसमें हुआ है और वो अब सोसाइटी को में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो वैसे लोगों में रिफॉर्म के लिए रिफॉर्म को प्रमोट करा जाता है। और रिफॉर्म अगर जो लोग रिफॉर्म अपने लाइफ को करते हैं उनको गवर्नमेंट जो है उनका सज़ा भी कम कर देती है और उनको सोसाइटी में इंटीग्रेट कराया जाता है बेसिकली। लेकिन इसके लिए भी आर्ग्यूमेंट कहा गया कि रिफॉर्म पार्ट ओके है, अच्छा है, लेकिन यहाँ पे हमको विक्टिम के राइट को भी ध्यान में रखना है और विक्टिम के फैमिली को भी जस्टिस मिलना चाहिए। और सेकेंड चांस जो है वो कन्विक्ट को मिले, ये ठीक है, लेकिन विक्टिम को नज़रअंदाज करके नहीं ये होना चाहिए। और चूँकि रेप और गैंग रेप जो है वो बहुत ही हीनियस क्राइम है, तो हीनियस क्राइम में इस तरह का जो एक मैग्नेनिमिटी जो है, उदारता जो है, वो बहुत डिजायरेबल नहीं है। अब कहाँ रिमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए कन्विक्ट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकती है फ्यूचर में। तो ये चीज़ हो गया। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी जो रिमिशन पॉलिसी है वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो रिमिशन पॉलिसी उसका है वो 1978, फिर 1992, फिर 2008 ये सब इसमें रिवाइज हुआ है। तो अभी जो करेंटली गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जो है 2008 का, ये कन्विक्ट पे अप्लाई होगा। और उसके अकॉर्डिंग जीआर जो है वो कहता है कि मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 28 साल जो है कन्विक्ट 28 साल जेल में बिता लेगा। उसके बाद उसके रिमिशन के लिए सुना जाएगा, स्पेशली जब क्राइम जो है क्राइम अगेंस्ट वीमेन हो
या माइनर हो, जहाँ पे एक्सेप्शनल वायलेंस का सिचुएशन हो। तो ये 14 साल वाला जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा अगर महाराष्ट्र के पॉलिसी को देखा जाए तो ये सब एक तरह से उनको अभी जेल में रहना पड़ेगा। अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो इसमें टाइमलाइन बहुत अच्छे से दिया हुआ है और इसमें जो डेट ऑफ क्राइम से लेके और सारा चीज़ सीरियली दिया गया है कि जब क्राइम हुआ था उस समय किस तरह से राधिकापुर जो है, राधिकापुर दाहोद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से वो लोग भागे थे और उसके बाद बिल्किस बानो का जो गैंगरेप हुआ था, ऐसे करके सारा चीज़ इसमें दिया गया है। इसको एक बार देख लीजिए, ये काम का चीज़ है और ये काम का ही चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप लीगल एंगल भी देख सकते हैं और एक तरह से एक केस स्टडी भी है कि हमको ये पता होना चाहिए और ये वन ऑफ द सीरियस क्राइम और सीरियस जो है जजमेंट है, तो इसको हम ज़रूर देखेंगे। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है, अभी रिसेंटली उड़ीसा में 7 चीज़ों को जियोग्राफिकल टैग मिला है और उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अगर हम पहले कुछ ब्रीफली जान लेते हैं, जीआई टैग जो है वो किसी पर्सन को नहीं मिलता है, वो एक रीजन में के जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है, उसको देखते हुए दिया जाता है। और ये कौन देता है? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये जीआई टैग देता है। इसका हेडक्वार्टर जो है चेन्नई में है और ये किसी ट्रेडर को नहीं दिया जाता है। ये रजिस्ट्रेशन एक एरिया का होता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के सारे ट्रेडर हैं उनको वो रजिस्टर करेंगे और उनको जीआई टैग का एक ऑफिशियल लोगो वगैरह दिया जाता है। तो जीआई लोगो जो है, जब उनको वो अपने आप को रजिस्टर करेंगे टैग के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के ऑफिस वेबसाइट पोर्टल पे, तो उनको एक जीआई लोगो मिल जाएगा और इससे उनको ऑथेंटिकेट किया जा सकता है। साथ में ही ज्योग्राफिकल जो लोग अनऑथराइज्ड ट्रेडर होंगे, उस ज्योग्राफिकल जीआई टैग दिए हुए गुड एंड प्रोडक्ट का, तो उसको प्रोसिक्यूट भी किया जाएगा अंडर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंडर। तो 7 प्रोडक्ट जो है उनको जो मिला है जीआई टैग, उनको एक बार स्कैन कर लेते हैं। तो ये है कपड़ा गंडा सॉल। ये सॉल इसका देख लीजिए, इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे ट्रायंगुलर पैटर्न है, यहाँ भी ट्रायंगुलर पैटर्न है और ये अलग अलग कलर में रेड और येलो और वाइट का ये है। तो ये सॉल जो है, ये डोंगरिया कोंड एक जनजाति है, कोंड जनजाति में ही एक उसका ही फैमिली का जनजाति है डोंगरिया कोंड, जो नियामागिरी हिल्स में रहते हैं और रायगारा और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट जो है उड़ीसा के, इस दोनों में। इसके बारे में आप पॉक्सो के बारे में जब सुने होइएगा, सॉरी पॉस्को जो है, जो कोरिया की जो कंपनी थी, मेटलर्जी कंपनी थी, कॉपर ओर के एक्सट्रैक्शन के से रिलेटेड उनका था, उसमें उस समय डोगरिया कोंड ट्राइब ही प्रोटेस्ट करी थी और वो नियामागिरी हिल्स उसी रीजन में ये हो रहा था। तो इसमें क्या करा जाता है, रेड येलो और ग्रीन थ्रेड का मोटिफ जो है लाइन और ट्रायंगल के फॉर्मेट में होता है और ये सॉल जो होता है, ये दोनों ही जेंडर के लोग इसको यूज़ करते हैं और इसको मेनली शादी के समय कोर्टशिप के टाइम में एज ए सिंबल ऑफ फॉर्मल कमिटमेंट, कि एक तरह से कमिटमेंट को शो करने के लिए ये दिया जाता है शादी के टाइम में। कोरापुत काला जीरा राइस, ये एक वैरायटी ऑफ राइस है जो बहुत ही महीन होता है और इसमें एरोमा और टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा होता है। ब्लैक, इसका डिस्टिंक्टिव ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए इसको काला जीरा नाम भी दिया गया है। और ये करीब 1000 साल से ट्राइबल फार्मर जो है कोरापुत डिस्ट्रिक्ट, कोरापुत जो है उड़ीसा में, वहाँ के लोग इसको रखे हैं, तो संभाल के रखे हुए हैं ट्रेडिशनल। और ये जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है ट्रेडिशनल तरीके से। लांजिया सौरा पेंटिंग,
इसको ईदीताल भी कहा जाता है। और ये आर्ट फॉर्म जो है लांजिया सौरा कम्युनिटी एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, उनके द्वारा ये किया जाता है। और ये एक जो मड वॉल होता है, यानी कि जो गोबर और मिट्टी का जो एक दीवार पे जो लेप लगाया होता है उसके ऊपर में इसको बनाया जाता है। और ये पेंटिंग जो है वाइट फिगरीन जो है क्रिम्सन मैरून कलर के ऊपर वाइट कलर का फिगर बनाया जाता है। ये अपने जो देवता हैं उनको और अपने पूर्वजों को एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया जाता है। और इसमें वेलबींग ऑफ कम्युनिटी वगैरह। सिमलीपाल काई चटनी, ये काई जो है एक तरह का रेड एंट होता है और उसी का चटनी बनाया जाता है। और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जो है सिलबट्टा जो होता है, ग्राइंडिंग स्टोन होता है, जो पुराने अभी के ज़माने में तो ग्राइंडर मिक्सर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में पत्थर का एक सिलबट होता था, स्टोन होता था, और उसके ऊपर छोटा सा उसको लोढ़ी वगैरह भी बोला जाता है कई जगहों पे। तो उसी सिलबट्टा पे इसको पीस के और बनाया जाता है। इसमें ये जो चटनी होता है चूँकि रेड एंट्स का होता है, वो भी एक पर्टिकुलर रीजन का होता है, तो वो जो है विटामिन और मिनरल रिच होता है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होता है। और इसका जो कंजम्पशन है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कई डिजीज़ से भी फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली एक नॉन वेज यानी रेड एंट लाल जो चींटी है, ये लाल चींटी है, इसी चींटी का ये चटनी बनता है। ये उड़ीसा खजूरी गुड़ जो होता है, हम लोग की तरफ गुड़ बोलते हैं, वही गुड़ा उसी के जैसा है, जैगरी ही गुड़ होता है, मिठा वगैरह भी बोलते हैं। तो गुड़ जो होता है ये गजपति डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से मिला है। और ये पाम डेट जो है इसको खजूर भी बोलते हैं, खजूर के रस से ही इसको बनाया जाता है। और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। और इसका ये शुगर केन जो जैगरी होता है, ये गन्ना से जो बनने वाला आता है, उससे इसका अलग टेस्ट होता है। नयागढ़ कांतिमुंडी ब्रिंजल, ये एक बैगन है बेसिकली, ये बैगन है और ये पहले जंगली हुआ करता था। ये इसमें कांटेदार जो है एक पौधा होता था, इस ब्रिंजल में कांटेदार, जैसे नॉर्मल ब्रिंजल भी होता है उसमें भी कभी कभी इक्का दुक्का कांटा होता है जहाँ पे बैगन फलता है उसके पास में, लेकिन ये कुछ कांटेदार जो है प्लांट है उसमें ये बैगन फलता है। और बाकी नॉर्मल बैगन से ज़्यादा इसमें बीज पाया जाता है। और ये नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है उस एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। और पहले जो है ये हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो लोकल जो है ब्रिंजल पहले हिल एरिया में ये मिलता था, उसी का ये कल्टीवेशन करीब 100 साल पहले ये करने लगे। और इसका इल्ड जो है लगभग 200 kg पर हेक्टेयर होता है। एक तरह से ये कम है क्योंकि जो बैगन का जो इल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। धेना कनाल मगजी लड्डू, ये एक बफेलो मिल्क यानी कि भैंस के दूध के छेना से जो है इस लड्डू को बनाया जाता है। और ये मंदार सड़ंगी एरिया में जो है
ये धेना करनाल डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, इस रीजन में भैंस के दूध जो है उसका भी प्रोडक्शन जो है अंग्रेज़ के टाइम से ही होते आया है। और छेना जो है दूध दही के बाद तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूस इस एरिया का है। और इसको बनाने का तरीका ये है कि छेना में पानी एब्जॉर्ब होता है, छेना से पानी जो है उसको निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको फ्राई करके और फिर जो है मिक्सचर को गोल बॉल के फॉर्म में बना लिया जाता है, उससे ही लड्डू बनता है। तो ये आपको मोटा मोटी पता होना चाहिए कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ का जो जीआई टैग है वो किस स्टेट से है या किस रीजन से है। और जीआई टैग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आर्टिसन का जो भी आर्टिस्ट हैं उनके लिए या जो उस रीजन के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स भी बन जाता है। जीआई टैग मिलने से जो एक स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है और एक लोगों के बीच उसका पहचान बढ़ता है, और पहचान जब बढ़ेगा तो उससे उसको अच्छा पैसा भी मिलेगा, अच्छा सही रेट भी मिलेगा। तो जीआई टैग बहुत अच्छा चीज़ है और ये धीरे धीरे और ग्रो कर रहा है। आदित्य L1 के बारे में बहुत सारा आर्टिकल आया, लेकिन अभी तक जितना आर्टिकल आया उसमें से सबसे अच्छा आर्टिकल हमको यही आर्टिकल लगा है। तो ऑल्दो हम पिछले दोनों ही वीडियो में आदित्य L1 के बारे में थोड़ा थोड़ा बताए थे, लेकिन आज वाले में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आदित्य L1, आदित्य चूँकि सन को स्टडी कर रहा है तो आदित्य L1 जो है लैग्रांजे 1 पॉइंट के बारे में है और ये हैलो ऑर्बिट में है, यानी सन के ऑर्बिट में है। L1 पॉइंट जो है वो अर्थ सन सिस्टम का एक पॉइंट है और लैग्रांजे पॉइंट वैसा पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल उस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंटर बैलेंस कर देता है। यानी कि जब ये L1 या जो लैग्रांजे पॉइंट में अगर जब तक हमारा स्पेसक्राफ्ट होगा तो लगभग अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल और सन का ग्रेविटेशनल पुल और साथ में जो स्पेसक्राफ्ट है उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इन दोनों को काउंटर बैलेंस करके उस ऑर्बिट में ये स्टेडी रहता है। और ऑल्दो उसके बाद भी हमको मैनूवर करना पड़ता है, उसमें हमारा छोटा छोटा जेट इंजन लगा हुआ है स्पेसक्राफ्ट में, तो वो उसको बीच बीच में स्टीयर करना पड़ेगा, लेकिन इस ऑर्बिट में वो मोर और लेस स्टेडी रहेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सन को स्टडी क्यों करना ज़रूरी है। तो एकदम सन जो है बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। हमारे सोलर सिस्टम में जो भी इवेंट होता है उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे अर्थ के सरफेस पे और इन्वायरमेंट में पड़ता है, और इसीलिए हमको सन के बारे में अगर पता रहेगा तो उस सोलर इवेंट वगैरह से जो भी इफ़ेक्ट अर्थ पे पड़ने वाला है उसका बहुत अच्छा उसका अनुमान लगाया जा सकता है और हमको एक तरह से प्रिपेयर होने का टाइम मिल जाएगा। कुछ चीज़ हम देख लेते हैं। अगर सन के आउटर लेयर को देखें तो वो उसको बोलते हैं फोटोस्फीयर, जिसका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और ये विजिबल और इंफ्रारेड लाइट इमिट करता है, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोटोस्फीयर से अगर और अंदर, यानी इसमें फोटोस्फीयर के जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, और अगर फोटोस्फीयर जो है वो कोर, अर्थ जो सन का कोर है उसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और फोटोस्फीयर के ऊपर क्रोमोस्फीयर होता है उसका टेम्परेचर जो होता है वो अप टू 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके जो एनर्जी सोर्स है, इसका एनर्जी सोर्स जो है कि कोर का टेम्परेचर उतना ज़्यादा है और इसके आउटर लेयर का कम है, तो इसके एनर्जी सोर्स के बारे में हमको अभी तक क्लियर पता नहीं है। कोरोना जो है
वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सरे वगैरह भी इमिट करती है, लेकिन अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे ये अल्ट्रावायलेट और वगैरह जो है वो सब फिल्टर हो जाता है और बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन जो है वो अल्ट्रावायलेट का स्ट्रेटोस्फेयर को पार करके धरती पर आती है। तो उसी के कारण जो है स्किन कैंसर वगैरह भी होता है। सन से क्या सब निकलता है, तो सन जो है रेडिएशन के अलावा कंटिन्यूअस स्ट्रीम, जिसको कि सोलर विंड कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है। और जो नॉर्दर्न लाइट और साउदर्न लाइट होता है, जिसको ऑरोरा बोरियालिस भी कहा जाता है, और ख़ासकर जो पोलर रीजन में जो कंट्री है वहाँ में दिखाई देता है, ये सब बेसिकली इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल के कारण ही होता है। और वो कलर जो होता है, अलग अलग कलर, बेसिकली वो जिस रीजन में चार्ज जो ट्रांसमिट होता है उस रीजन के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग वो लाइट जो है वो दिखाई देता है। और ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल है वो जुपिटर और सैटर्न वगैरह पे भी इस तरह का पाया जाता है। कुछ सडन जो है इमिशन वगैरह भी होता है चार्ज पार्टिकल का, जो कि प्लाज्मा का पार्ट होता है, और इससे सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं। और ये 1000 बिलियन टन्स ऑफ प्लाज्मा को इमिट करता है। और सोलर फ्लेयर वगैरह जो है इसके बारे, ये जो है बहुत ही इवेंटफुल फेनोमेना है। इसका इफेक्ट धरती वगैरह पे भी पड़ता है। इसका ज़्यादा इफेक्ट जो है हायर लैटिट्यूड, इलेक्ट्रिकल पावर ब्लैकआउट भी इसके कारण से हो जाता है। और ऐसा हुआ है नॉर्थ अमेरिका में, ये ऐसा हो चुका है कि सोलर फ्लेयर के कारण पावर लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। इसका आदित्य L1 कमीशन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो इसका इम्पोर्टेंस इस तरीके से है कि इसमें 7 इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें से 3 जो है वो 4 इंस्ट्रूमेंट जो है वो आउटर स्पेस को स्टडी करेगा और 3 जो है वो सन को स्टडी करेगा। तो सन के एटमॉस्फेयर और कोरोना को जो है इसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करने से जो रेडिएशन वगैरह इमिट होता है या अल्ट्रावायलेट या एक्सरे वगैरह जो भी सन से निकलता है उसको हम लोग स्टडी कर सकते हैं। और हम लोग सोलर विंड को जो है उसमें जो चार्ज पार्टिकल है उसको भी स्टडी कर सकते हैं। और ये सब जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ही किया जा सकता है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर जो है वो बहुत सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, प्लस अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत सारे रेडिएशन को आने ही नहीं देती है। तो इस सब चीज़ को स्टडी करने के लिए अर्थ के बाहर ही जाना पड़ेगा, और इसीलिए अर्थ और सन के बीच में जो है इसको प्लेस किया गया है। और अगर हम लोग देखें तो हम पिछले वीडियो में भी मेंशन करे थे कि जो L1 लैग्रेंज पॉइंट है वो 5 लैग्रेंज पॉइंट है। एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है और 5वां यहाँ है। L1 पॉइंट पे हम लोग का प्लेस किया गया है। और यहाँ पे अभी से पहले 2 मिशन और नासा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों का ज्वाइंट कोलैबोरेशन से L1 पॉइंट पे इसको प्लेस किया। और L1 क्या है, सन और अर्थ के बीच का जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर एक है, और ये एक ऑर्बिट ही है बेसिकली, क्योंकि ये अर्थ जो है वो सन के अलॉन्ग रोटेट कर रहा है। तो हम लोगों को ये हमेशा हम लोगों को नहीं, मतलब अर्थ और सन के रिलेटिवली ये एक लाइन के अलॉन्ग ही दिखेगा, लेकिन ये भी एक इसके परपेंडिकुलर ऑर्बिट में एक रोटेट करते रहेगा। तो यही है। इसमें अगर और देखें, ये लैग्रेंज पॉइंट के बारे में बात करा, L1 to L5 के बारे में बात करा है। और इसका जो लैग्रेंज पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्कवरी जो है वो यूलर साहब, लियोनार्ड यूलर और इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रांजे जो है 19वीं सेंचुरी में करे थे। और ये हम लोग इस ग्रेविटी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। वही सब जो हम बोले हैं कि वो स्टेशनरी नहीं है, और इसको ज़्यादा अगर हम इसमें डीप में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। उससे अच्छा हम इसको दिमाग में ये रखें कि सन और अर्थ के बीच में एक जो लाइन ज्वाइन करेगा उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन बनाइए, और उस प्लेन के अलॉन्ग ये मूव कर रहा है। नासा का जो है लीसा और सोहो जो है ये दोनों
नासा और यूरोपियन एजेंसी का ज्वाइंट कोलैबोरेटिव मिशन था और ये दोनों L1 पॉइंट पे पहले जा चुका है। तो हम लोग कहें तो तीसरा एजेंसी है जो L1 पॉइंट पे नहीं, ऑब्जर्वेटरी सन ऑब्जर्वेटरी है बेसिकली L1, तो इसको हम लोग भेजे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन के पेपर का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।